आज हम अपने बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस के यूनिट फर्स्ट के एक टॉपिक ऊप्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो मेन पिलर्स हैं वो हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, देन डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, inheritance, dynamic binding, message passing, and modularity. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी C++, जावा, VB.NET, VB.NET या पाइथन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अभी प्रचलन में है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। इनमें हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स के द्वारा प्रोग्रामिंग जो है एकदम सिंपल होती है, या हम यूँ कहें कि सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट है वह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो क्लास और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट्स है वह रियल वर्ल्ड के साथ में रिजेंबल करता है। तो हम वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्स में आज के लेक्चर के अंदर हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है? C++ के अंदर क्लास मेन बिल्डिंग ब्लॉक है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसमें डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। क्लास जो है एक तरह का एक ब्लूप्रिंट है या एक टेम्पलेट है जिसको कि ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। तो a class in C++ is a data structure declared with keyword class. Class is reserved word. ये आपको स्मॉल केस लेटर में यूज करना है। ये रिजर्व वर्ड है जो हम अपनी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं और इस क्लास के अंदर हम डेटा मतलब डेटा मेंबर्स या हम यूँ बोल सकते हैं कि मेंबर वेरिएबल्स ये डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हम मेंबर फंक्शंस डालते हैं। तो इन्हें हम मेंबर वेरिएबल्स भी कहते हैं या डेटा मेंबर्स भी कहते हैं, लेकिन ये क्लास के मेंबर वेरिएबल्स हैं और क्लास के ही मेंबर फंक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो इन डेटा मेंबर्स और इन मेंबर फंक्शंस को हम विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर के द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीन तरह के विजिबिलिटी मोड होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। और यदि हम कोई भी विजिबिलिटी मोड हम अपनी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो होगी जितने भी मेंबर फंक्शंस आपने डिक्लेयर किए हैं या मेंबर डेटा मेंबर्स आपने डिक्लेयर किए हैं उन सब का बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होगा वो होगा प्राइवेट। तो क्लास is defined as collection of objects of similar types. Classes are user-defined data types and behaves like a built-in data type of language. क्लास है तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर उसको क्लास कीवर्ड के द्वारा डिक्लेयर करता है, लेकिन वह पूरे प्रोग्राम के लिए या अन्य प्रोग्राम के लिए भी वह एक बिल्ट इन डेटा टाइप की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट करते हुए हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ए डॉग हैड स्टेट्स कलर, नेम, ब्रीड। अब इसका बिहेवियर क्या होगा? वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सब क्या है? इसके बिहेवियर्स हैं या टास्क है टू बी परफॉर्म। An object is an instance of a class. A class can be defined as a template or blueprint that describe the behavior and state that the object of its type support. क्लास जो है टेम्पलेट, क्लास एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है जिससे ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में यूज करता है। हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो करते हैं सारी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स के अराउंड ही होती है। ऑब्जेक्ट जो है इट इज डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट वह बेसिक एंटिटी है जिसके द्वारा हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं।
ऑब्जेक्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं पर्सन को, इट कैन मे बी रिप्रेजेंट अ पर्सन, अ प्लेस, a table of data or any item that the program has to handle. In OOPS, problem is analyzed in terms of objects and the nature of communication between them. अब हम थोड़े से कुछ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ एग्जांपल लेंगे कि किस तरह से हम क्लास एक्चुअली क्या चीज है और ऑब्जेक्ट क्या है, किस तरह से हम इसको प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ एग्जांपल सब। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स के क्या बिहेवियर, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स का? रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, कोर्स नेम, मार्क्स, मार्क्स कैन बी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सब क्या है? स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज है या हम इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इसका बिहेवियर क्या है या इसके ऊपर हम क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, टोटल मार्क्स या एवरेज मार्क्स या परसेंटेज या स्टूडेंट्स का प्ले, या हम पूरी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले। ये क्या है? बिहेवियर, टास्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन द क्लास स्टूडेंट। अब जब आपने एक बार ये क्लास डिफाइन कर दी तो ये एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को आप, इसके जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ऑब्जेक्ट्स में भी आप नाम से लें, जैसे राम है, सीता है, गीता है, ये क्या है? इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। हर एक का रोल नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, उसके फादर का नाम होगा, कोर्स नेम होगा, मार्क्स होगा। हर स्टूडेंट्स की हम परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहेंगे, एवरेज करना चाहेंगे, डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो ये एक टेम्पलेट, एक ब्लूप्रिंट है। अब इसके हम कितने भी ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यदि आप 3 स्टूडेंट्स के लिए ये डाटा यूज करना चाहते हैं तो आप लेंगे 3 वेरिएबल्स नेम, ऑब्जेक्ट मतलब क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, S1, S2, S3। इस तरह से मान लीजिए आपने ये पूरा डाटाबेस आपने 100 स्टूडेंट्स के लिए तैयार करना है तो हम इसके 100 ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो ए क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। आप किस तरह से उसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो क्लास कभी भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। मेमोरी कौन ऑक्यूपाई करता है? ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है। तो ऑब्जेक्ट्स ही एक्चुअल में इसको फॉलो करता है। मतलब क्लास के जो ब्लूप्रिंट है, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट दैट द ऑब्जेक्ट फॉलोज। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, क्लास व्हीकल। अब व्हीकल एक क्लास है। व्हीकल का मॉडल नंबर, कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ परचेज, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अब इस प्रॉपर्टी को कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका हो गया कार, स्कूटर, बस, ट्रक, सबके अपने मॉडल नंबर होंगे, सबके अपने कलर होंगे, सबके अपना रजिस्ट्रेशन होगा, सब कभी ना कभी किसी टाइम परचेज किए गए होंगे। तो ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्ट है। ये एक टेम्पलेट बन गया, आपने एक बार प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर दिया और हम फिर उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब इसके बिहेवियर क्या हो सकते हैं? स्टार्ट, जैसे कार है तो स्टार्ट द कार, फॉरवर्ड द कार, बैकवर्ड करना कार को, ड्राइव करना, स्टॉप करना, ये क्या है? इसके बिहेवियर है या इनके ऊपर जो टास्क या इनके ऊपर जो एक्शन जो परफॉर्म किए जाने हैं। तो ये C++ के अंदर हम इनको बोलते हैं मेथड्स। ये हैं आपके मेथड्स, या हम ये बोल सकते हैं ये हैं आपके मेंबर फंक्शंस। और ये क्या है? ये सब कहलाते हैं डेटा मेंबर्स। और ये कंप्लीट क्या कहलाती है? एक क्लास। और इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? बस हो सकता है, ट्रक हो सकता है, आपका स्कूटर हो सकता है। अब इसमें भी, अब हम आगे जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो व्हीकल एक क्लास है, इसकी 2 आगे सब क्लासेस हो सकती हैं। मान लीजिए आपने इसकी एक सब क्लास बना दी 2 व्हील व्हीकल और एक सब क्लास बना दी 4 व्हील व्हीकल। तो 2 व्हील्स वाले जैसे स्कूटर हो गया या आपका स्कूटी हो गई या साइकिल हो गया, तो ये 2 व्हील व्हीकल क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे। इसी तरह से बस या कार या ट्रक या जो भी 4 व्हीलर, 4 या 4 से ज़्यादा व्हील वाले जो आपके व्हीकल्स हैं, वो 4 व्हीलर व्हीकल की ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो
तो इसलिए हम क्लास की सब क्लास भी बना सकते हैं और इस तरह से हम कितनी भी सब क्लासेस बना सकते हैं। तो वो सब क्लासेस का क्या रहेगा कि वो क्लास की प्रॉपर्टी को तो यूज करेगा ही, कुछ अपनी प्रॉपर्टीज को और ऐड कर देगा। तो ये हम डिटेल में भी और देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमारा एम्फेसाइज है कि हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में जानें। तो इस तरह से हम क्लास डिफाइन करने के बाद में आप कितने भी इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। हम कुछ एक एग्जांपल्स और देखेंगे। जैसे क्लास पर्सन, आपने एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? पर्सन नेम, हाइट, वेट, एज, ये क्या है? इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसके क्या क्या ये टास्क, यहाँ इसका बिहेवियर क्या होगा या क्या टास्क परफॉर्म करेगा, क्या एक्शन होगा? ईट, स्लीप, वॉक, प्ले, स्टडी, आप और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सब क्या है? मेंबर फंक्शंस। तो डेटा मेंबर्स, these all are data members known as, these variables are known as data members, या हम इसको मेंबर वेरिएबल्स भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस या मेथड्स। और ये दोनों जो है हम इनकैप्सुलेट करते हैं एक क्लास के अंदर, क्लास पर्सन के अंदर। ये टेम्पलेट डिक्लेयर करने के बाद में जब हम रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो हम इसके ऑब्जेक्ट्स यूज बना के ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोग्रामिंग करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्लास, एग्जांपल है क्लास मोबाइल। मोबाइल का आपका मॉडल नंबर है, कलर है, आप उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, एंड्रॉयड है या एप्पल में है आप यूज करते हैं, एप्पल के अंदर आपका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, इस स्क्रीन साइज क्या है, ये सब क्या है इसके एट्रीब्यूट्स। और इसके बिहेवियर क्या हो सकते हैं? कॉल करना, आपको कॉल फैसिलिटी है, मैसेज है, वीडियो है, ऑडियो है, गेट कलर है, ये सब चीजें क्या है इसके बिहेवियर या इनके ऊपर जो हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और इनको कंबाइंडली हम किसके अंदर लिखते हैं? क्लास के अंदर। तो हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट are the basic entities which may represent a person, a place or bank account, any item that the program has to handle. और पूरी प्रॉब्लम जो है, होल प्रॉब्लम इज एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। और हमें ये भी क्लियर रहना चाहिए कि मेमोरी के अंदर जो स्पेस है वो ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करता है, न कि क्लास। क्लास केवल एक ब्लूप्रिंट है जिसे ऑब्जेक्ट क्या है फॉलो करता है। और एक बार एक क्लास डिक्लेयर करने के बाद में आप इसके कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट क्लास बनाई, तो आपको इसको 100 स्टूडेंट्स के साथ काम करना है तो आप 100 इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। जैसे 2-3 ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो आप S1 S2 S3 लेके बना सकते हैं, लेकिन आप 100 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे S1 S2 S3 S99। आप उसके इसमें एरे यूज करेंगे। 500 स्टूडेंट्स के लिए बनाना था, 500 की एरे यूज करेंगे और एरे बना के आप उसके एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना के आप उस क्लास टेम्पलेट को यूज करके आप जितने भी मर्जी स्टूडेंट्स का एवरेज निकालें, परसेंटेज निकालें, इस तरह से उनका डाटा को डिस्प्ले करें। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का की कॉन्सेप्ट, एक पिलर है जिसके द्वारा कंप्लीट प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जाती है। C++ में हम जब प्रैक्टिकल्स आगे जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। Data abstraction refers to the providing only essential information to the outside world and hiding their background details. That is, to represent the needed information in program without presenting the details. Abstractions refers to the act of representing the essential features without including the background detail. एक्चुअल में डेटा इनकैप्सुलेशन के दौरान जब हम क्लास को बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें कौन से डेटा को या कौन से मेंबर फंक्शंस या मेथड्स को क्लास के बाहर यूज करना है और कौन से डेटा फंक्शंस और डेटा मेंबर्स को क्लास के अंदर यूज करना है।
तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन वह प्रोसेस है जिसमें क्लास की महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं उनको क्लास के बाहर यूज करने की परमिशन दी जाती है। सामान्यतः क्लास के मेंबर फंक्शंस को डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस में लिया जाता है। मतलब जो डेटा मेंबर फंक्शंस हैं उनको हम पब्लिक मॉडिफायर एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं ताकि वह बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा जब हम क्लास के बाहर जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के द्वारा हम उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकें। तो और जो इसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको हाइड किया जाता है, उनको हम प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, उन्हें हम प्राइवेट क्षेत्र में घोषित किया जाता है। जैसे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा डेटा हाइडिंग, तो उसके द्वारा हम डेटा को हाइड करते हैं। तो यदि मतलब इसका डाटा एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं, जो जरूरत हो जिसकी, उसको हाईलाइट करना या उसको कोई जो भी एक्सेस कर सके, लेकिन जो अनइसेंशियल फीचर्स हैं उनको हाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, अ डाटाबेस सिस्टम हाइड्स certain details of how data is stored and created and maintained। इससे हमें कोई मतलब नहीं होता कि कैसे डाटा को कहाँ फिजिकली स्टोर किया गया है, कौन से उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन यूज की गई है, सिक्वेंशियल है, रैंडम है, किस तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन हमें डाटाबेस सिस्टम्स में से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है वो हमें हमारे लिए आवश्यक होती है, लेकिन वो कैसे की गई है स्टोर, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो highlighting the representing the essential feature, this is known as abstraction। Topic that is data hiding। Data hiding is the related concept of data abstraction। Unessential features or background details are hidden from the outside world। Data which are defined in the class cannot be directly accessible by the program। To access the data members, member functions are used। Member functions act as an interface between data and program। डेटा हाइडिंग एक तरह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन का अपोजिट प्रोसेस है। इसमें क्लास के जो डेटा मेंबर्स है उसको हम जो डेटा मेंबर्स है उसको हम क्लास के अंदर ही प्रयोग कर सकते हैं। और उसको अंदर कैसे प्रयोग करेंगे? क्लास के जो मेथड्स हैं या मेंबर फंक्शंस हैं उनके द्वारा। और जो क्लास के मेंबर फंक्शंस है उसको हम क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो क्लास के डेटा मेंबर्स नॉर्मली प्राइवेट डिक्लेयर की जाती है और क्लास के मेंबर फंक्शंस, कुछ मेंबर फंक्शंस प्राइवेट भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर मेंबर फंक्शंस को पब्लिक डिक्लेयर किया जाता है। हम क्लास के सभी डेटा मेंबर्स या सभी मेंबर फंक्शंस को प्राइवेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसी क्लास का कोई यूज नहीं होगा। हमें कुछ मेंबर फंक्शंस पब्लिक रखने होते हैं जिसे कि हम ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस कर सकें। तो डेटा कौन से डेटा को डेटा हाइडिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कि डेटा को क्लास के बाहर अन्य फंक्शंस जो होते हैं, दूसरे फंक्शंस जो होते हैं उनके द्वारा अननेसेसरी एक्सेस ऑफ डेटा जो है उससे जो है बचा जा सकता है। तो डेटा हाइडिंग क्या करता है? आपकी बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करता है। आपका डेटा इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is placing the data and the function that work on that data in the same place। While working with procedural language, it is not always clear which functions work on which variables। But object-oriented programming provides you framework to place the data and relevant functions, data members and member functions together in the same object। या हम यूं कह सकते हैं, द रैपिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। एक्चुअली जब प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं तो हमें जब किसी भी समस्या का हम समाधान करते हैं तो डेटा और उसको प्रोसेस करने वाले फंक्शंस उनको हम एक सिंगल यूनिट के रूप में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस के अंदर किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के दौरान डेटा इनकैप्सुलेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसमें हम प्रोग्राम बनाने के वक्त हम क्लासों में बांटते हैं, मतलब प्रॉब्लम को क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं और किस क्लास में हम कौन सा डेटा लेना है, कौन से मेंबर फंक्शंस लेने हैं, किस क्लास में हमें दूसरी क्लास में हमें कौन से डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस लेने हैं, इस तरह से हम क्लासेस का निर्माण करते हैं। लेकिन हर क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन एक साथ एक सिंगल यूनिट के अंदर रखे जाते हैं। इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। अब हम थोड़ा सी इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एक तो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे ड्राइविंग ए या लर्निंग ए कार सीखना। तो वी ओनली कंसर्न विथ गियर हैंडलिंग, स्टीयरिंग हैंडलिंग या यूज ऑफ क्लचेस, ब्रेक्स, इससे हमारा कंसर्न होता है। लेकिन वी डोंट कंसर्न विद रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ कार लाइक वायरिंग, मोटर वर्किंग या व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कार। इट इज टोटली हिडन फ्रॉम अस। तो जो हिडन है दैट इज डेटा हाइडिंग। जो फंक्शंस है इसके, गियर हैंडलिंग है, स्टीयरिंग हैंडलिंग है, यूज ऑफ क्लच है, ब्रेक्स है, ये है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये बोथ आर हैंडल्ड बाय इनकैप्सुलेशन फीचर, मतलब वो एक साथ एक सिंगल यूनिट में होता है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी वायरिंग कहीं और हो रही है और आप ड्राइविंग कहीं और कर रहे हैं। तो ये सारा एक सिंगल यूनिट के अंदर कॉम्पैक्ट है। तो दिस इज ए इनकैप्सुलेशन। So highlighting the essential feature is abstraction, hiding the unessential feature is hiding, and both are handled by encapsulation features. हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज स्विच बोर्ड। अब रेपिंग ऑफ द ऑल द इंटरनल सर्किटरी बोर्ड इज इनकैप्सुलेशन, मतलब पूरा सर्किट बोर्ड जो है एक इनकैप्सुलेशन है, एक साथ है। हम किसी भी स्विच को केवल प्रेस करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। what is happening inside, how it is happen, etc. we need not know. our requirement जो हमारी जो हम जो स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं ये एब्स्ट्रैक्शन है, और जो जितनी भी सर्किटरी है वो सारी हाइड है उस स्विच बोर्ड के पीछे। हाइडिंग ऑल द सर्किटरी बिहाइंड द बोर्ड इज डेटा हाइडिंग, और बोथ आर अचीव्ड बाय डेटा इनकैप्सुलेशन। तो जब हम C++ की बात करते हैं तो डेटा मेंबर्स को यदि हम या मेंबर फंक्शंस को यदि हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं वो डेटा हाइडिंग है। जो भी हमें अनइसेंशियल जो होते हैं उनको हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं वो डेटा हाइडिंग है। जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं जिनके ऊपर वर्क करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोसेस करना है, दैट इज आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। और चूंकि डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस वो एक सिंगल यूनिट क्लास के अंदर बाइंड होते हैं तो ये कहलाता है आपका डेटा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, the ability to use an operator or function in different ways, in other words giving different meanings or functions to the operator or function is called polymorphism. Poly refers to many, that is a single function or an operator functioning in many ways depending upon the usage is called polymorphism. In C++, polymorphism can be achieved using operator overloading and function overloading. Polymorphism actually means ability to take more than one form. पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम दो तरह की मतलब इसको दो तरह से अचीव कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में का मतलब है कि इफ वी यूज ऑपरेटर टू डू डिफरेंट थिंग्स देन इट इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर, प्लस एक आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर कैन बी यूज टू ऐड टू नंबर्स। यदि हम इसमें आर्ग्यूमेंट्स इंटीजर टाइप के पास करेंगे तो ये दो नंबर्स को ऐड करेगा। यदि हम इसमें आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग टाइप के पास करेंगे तो ये दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करेगा।
तो डिपेंडिंग ऑन द type of arguments and number of arguments, it behaves in different ways. ठीक है, तो this is known as operator overloading. इसी तरह से function overloading. If we use function to do different things, then it is known as function overloading. A single function name can be used to handle different numbers and different type of arguments. ये एक तरह से इस तरह से है कि a particular word having several different meanings depending on the context. For example, draw किसी फंक्शन का नेम है. One function name is draw. So then the draw can be used, draw polygon कह सकते हो या draw कह सकते हैं. Draw can be used to draw circle. It can be used to draw box. It can be used to draw triangle. It can be used to draw parallelogram. If we pass the argument of circle, then it will draw circle. This function, draw function, will draw the circle. Similarly, if we pass the argument of box, then this function, same function, draw function, will draw the box, and so on. So particular word having several different meanings depending on their context. इसी तरह से functions में भी particular function can perform in different ways depending on the number of arguments. ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट क्रॉस टेक्निक्स में हम पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म से हम मेमोरी जो है इफिशिएंटली यूज की जा सकती है और मेमोरी को सेव भी किया जा सकता है. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. तो डिटेल में हम जब हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, कैसे हम C++ में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब हम इसके बारे में और जानेंगे. कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस. दिस इज द मोस्ट यूजफुल concept of object oriented programming. It is the capability of one class of things to inherit the capabilities of another class. Inheritance में क्या होता है कि एक क्लास बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं सुपर क्लास या बेस क्लास. फिर उससे हम कई सब क्लासेस बना सकते हैं आगे, जिसे हम बोलते हैं डिराइव्ड क्लास. तो द क्लास whose properties are inherited is called base class, and the class that inherit these properties is called derived class or subclass. क्या होता है, सुपर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं या मेथड्स हैं वो सब क्लास यूज कर सकता है. फिर सब क्लास में आप और सब क्लास बना दें, मान लीजिए सब क्लास की एक और सब क्लास बना दी, तो वो अपनी सुपर क्लास की और सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकता है. तो दिस इज द आइडिया ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी. ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू क्लास फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास that is from the existing class is called the base class, and new class is formed is called as a derived class. It is very important concept of object oriented programming because these features of OOPS helps to reduce the code size. Role of inheritance in OOPS. The closeness with real world problems. Its capability to express the inheritance relationship, which makes it ensure the closeness with real world problems. Second, the idea of reusability, क्योंकि आपने एक बार क्लास बना दी, आप उसी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज या सभी प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आप नेक्स्ट उसमें अपने और एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हुए सब क्लास बनाते हैं. तो दिस इज द आइडिया ऑफ reusability. It allows the addition of additional features to an existing class without modifying it. जैसे मान लीजिए आपने एक क्लास बनाई व्हीकल, ठीक है, अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे व्हील्स है, मोशन है,
या फिर आपका क्या कहते हैं ब्रांड नेम है या ईयर है, ये रजिस्ट्रेशंस हैं, इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके आपने दो सब क्लासेस बना दी, मोटर ड्रिवन व्हीकल एंड पुल्ड व्हीकल। अब मोटर ड्रिवन व्हीकल में आपके जो व्हीकल क्लास के जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे व्हील है, मोटर्स है या ब्रांड नेम है, वो तो रहेंगे ही, प्लस आपने मोटर ड्रिवन व्हीकल के अंदर कुछ और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, जैसे सपोज हॉर्स पावर है या साइज ऑफ मोटर है या पावर ऑफ मोटर है, लाइक दैट। ठीक है। इसी तरह से पुल्ड व्हीकल में भी आपने एक सब क्लास बनाई जो कि व्हीकल की सब क्लास है, तो उसमें आपने पुल्ड व्हीकल के अंदर आपने कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, तो वो व्हीकल की भी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा, प्लस पूल्ड व्हीकल की अपनी जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल प्रॉपर्टीज है उनको भी यूज करेगा। तो अब इसके मोटर ड्रिवन व्हीकल है तो उसके ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कार है, बस है, ट्रक है। इसी तरह से पुल्ड व्हीकल्स हैं, इनके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कार्ट है, रिक्शा है। तो इनहेरिटेंस एक तरह से कोड को रीयूज कर रहा है, मतलब आपकी आपकी एग्जिस्टिंग क्लास जो है उससे आप और डिराइव्ड क्लासेस बना के आप उसी कोड को वापस से रीयूज करते हैं। तो दिस इज द आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट है द ट्रांजिटिव नेचर। ट्रांजिटिव नेचर का मतलब है कि यदि मान लीजिए तीन क्लासेज हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इफ क्लास सी inherits the properties of class B, then and B class inherits the properties of superclass A, then all the subclasses of C will automatically inherit the properties of B and ultimately inherits the properties of superclass A। Means यदि A आपकी सुपर क्लास है, B आपकी सब क्लास है, C आपकी सब क्लास है, तो C की जितनी भी सब क्लासेस हैं या C जो खुद सब क्लास है वो सारी अपनी जितनी भी सुपर क्लास हैं B और B के ऊपर A, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव नेचर। दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव नेचर। एक अलग फीचर है, कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग। C++ provides facility to specify that the compiler should match function call with the correct definition at the runtime. This is called as dynamic binding or late binding or runtime binding। और डायनेमिक बाइंडिंग को हम वर्चुअल फंक्शंस के द्वारा अचीव करते हैं। तो हम अपने सिलेबस के अंदर वर्चुअल फंक्शन एक टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, तो उसमें हम जानेंगे कि किस तरह से डायनेमिक बाइंडिंग को अचीव किया जाता है। इसमें बेस क्लास पॉइंटर पॉइंट टू द ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। इन डायनेमिक बाइंडिंग फॉर ए गिवन प्रोसीजर कॉल, code is not associated actually during the compilation time. Actually it is associated during the runtime. In dynamic binding, the type of a variable is not specified by a declaration statement, nor can it be determined by the spelling of its name. Instead, the variable is bound to a type. उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, उससे बाउंड होता है वेरिएबल, ना कि उसके नाम से, ना उसकी डिक्लेरेशन से बाउंड होता है। तो डायनेमिक बाइंडिंग जो है लिंकिंग के टाइम, जब रन टाइम जब होता है, जब प्रोग्राम को आप रन करते हैं, तो उस वक्त जो है लिंकिंग होती है कोड के साथ में, उस वक्त ये उस कॉल के रिस्पॉन्स में एग्जीक्यूट होता है। ओके, नेक्स्ट है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी in the programming is a software design technique that emphasizes separating the functionality of a program into independent, interchangeable modules such that each contain everything necessary to execute only one aspect of the desired functionality। एक्चुअल में C++ में बॉटम अप अप्रोच को यूज किया जाए। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में दो तरह की अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच।
तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग C++ में बॉटम अप अप्रोच को यूज किया जाता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली पार्ट्स ऑफ द सिस्टम्स आर डिफाइंड इन डिटेल्स। एक बार ये पार्ट्स डेवलप हो जाने के बाद इन्हें आपस में लिंक करके हम बिगर मॉड्यूल में डेवलप करते हैं और इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंप्लीट सिस्टम जो है तैयार न हो जाए। इससे हम एक बार तैयार किए गए मॉड्यूल को रीयूज भी कर सकते हैं और यदि इनके एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो तो वेरी लो लेवल पर ही हम उसको मैनेज कर सकते हैं या हम उसको चेंज कर सकते हैं और जब उसको कंप्लीटली वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर हम इसे एक बिगर मॉड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये चीज कहलाती है मॉड्यूलरिटी। तो modularity enables programmers to use the same code in the module over and over again by simply referencing the code to perform the specific action in the module at different locations of the program. ये एक इसका another aspect है modularity का कि हम एक बार आपने कोड बना लिया तो उस कोड को आप अपने जो मॉड्यूल्स में है उसमें अलग अलग लोकेशंस पे उसको यूज कर सकते हैं या रेफरेंस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है दैट इज मैसेज पासिंग। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद वन अनदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम प्रॉब्लम्स जो होती है उसको एनालाइज करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं और ऑब्जेक्ट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होती है। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग मेक्स इट इजियर टू टॉक अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स दैट डायरेक्टली मॉडल और सिमुलेट द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। मैसेज पासिंग जो है मैसेज पासिंग के बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो क्लासेस को क्रिएट करना, क्रिएटिंग द क्लास दैट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट्स एंड द बिहेवियर। सेकंड स्टेप है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, दैट इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास डेफिनेशन। और जो थर्ड स्टेप है वो है एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन अमंग ऑब्जेक्ट्स। और ये ऑब्जेक्ट्स जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है और दे कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड कम्युनिकेशन विद एन ऑब्जेक्ट। और ये जो कम्युनिकेशन है, ये ऑब्जेक्ट के मध्य जो कम्युनिकेशन होता है वो तब तक फिजिबल रहता है जब तक कि ऑब्जेक्ट जो है अलाइव रहता है। जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ वैसे ही ये कम्युनिकेशन भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैसेज पासिंग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जो कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करके करते हैं। तो आज प्रेजेंटेशन में हमने जाना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। बेसिकली डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, इन सभी की फीचर्स के बारे में तो जाना ही, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था इसका क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर हम आगे की जो अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर हम जानेंगे कि किस तरह से हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू प्रोग्रामिंग करते हैं C++ के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम C++ टोकन्स, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। थैंक यू।